गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ये हमारा जीवों के वर्गीकरण क्लासिफिकेशन का लेक्चर नंबर 2 है। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि 2 जगत वर्गीकरण, 3 जगत वर्गीकरण, 4 जगत वर्गीकरण और 5 जगत वर्गीकरण को देखा था। 2 जगत वर्गीकरण लीनियस ने दिया था, 3 जगत वर्गीकरण हेक्कल ने दिया था, 4 जगत वर्गीकरण कोपलैंड ने दिया था और 5 जगत वर्गीकरण जो अभी वर्तमान में चल रहा है उसको व्हिटेकर ने दिया था। यहाँ तक हुआ। तो उसके बाद हमने पांचों जगत जंतु, पादप, मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंगी, इन सब जगत का हम लोग अध्ययन कर रहे थे। उस जगत में ये हमारा एक जगत था पादप जगत, जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे थे। पादप जगत हमारा चल रहा था और इसके बाद हमारा जंतु जगत बाकी था। ठीक है, हमने आपको मोनेरा, प्रोटिस्टा और कवक इन तीनों किंगडम के बारे में बता दिया था। चौथे जगत की चर्चा चल रही थी जिसमें हम लोगों ने देखा था थैलोफाइटा की चर्चा हम लोग कर चुके थे। आज हम लोग ब्रायोफाइटा की चर्चा करेंगे। हम लोग किसकी चर्चा करेंगे? ब्रायोफाइटा की हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि ब्रायोफाइटा क्या होता है, इसका हमारे जीवन में यूज कहाँ कहाँ है। क्लियर है हमारी बात? देखिए, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, जो हमारा ब्रायोफाइटा है ये पादप प्लांट किंगडम में आता है। ये किस में आता है? प्लांट किंगडम में आता है। और एक चीज आप याद रखिएगा, जो हमारा ब्रायोफाइटा होता है वह क्या है? आपका पादप जगत का उभयचर माना जाता है। जो हमारा ब्रायोफाइटा होता है वह हमारा पादप जगत का उभयचर माना जाता है। इसे हम लोग पादप जगत के उभयचर के रूप में भी जानते हैं। तो यह थैलोफाइटा और टेरिडोफाइटा, थैलोफाइटा और टेरिडोफाइटा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, इसको लिख लेंगे हम लोग। टेरिडोफाइटा क्या लिखना है आपको? टेरिडोफाइटा। ये क्या आपका? टेरिडोफाइटा है। क्लियर है बात? इसे हम लोग थैलोफाइटा तथा टेरिडोफाइटा के बीच की कड़ी मानते हैं। इसे हम लोग ब्रायोफाइटा को थैलोफाइटा और टेरिडोफाइटा के मध्य की कड़ी को माना जाता है। यही कारण है कि इसे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। आपसे पूछेगा कि उभयचर निम्न में से दिए गए 4 ऑप्शन में से बताइए उभयचर कौन सा है, तो आपको आंसर करना होगा कि जो हमारा आपका ब्रायोफाइटा में आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? आपका उभयचर हो जाएगा। क्लियर है हमारी बात? इसमें जो होता है आपका कन्वेक्टिव टिश्यू नहीं होता है। इसमें जो आपका कन्वेक्टिव टिश्यू होता है, संवहनक उत्तक होता है, ये नहीं पाया जाता है। यह जो होता है आपका स्वयंपोषी होता है। बीज भी ब्रायोफाइटा में बीज नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि बताइए कि ब्रायोफाइटा में बीज पाया जाता है या नहीं पाया जाता है। आपका आंसर होगा कि नहीं पाया जाता। क्लियर है हमारी बात? अच्छा, ब्रायोफाइटा को हम लोग क्या बोलते हैं? पादप जगत का उभयचर बोलते हैं। चलिए, एग्जाम्पल ब्रायोफाइटा का याद रखिएगा, मार्केसिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको आप लोग याद रखेंगे। मार्केसिया ब्रायोफाइटा जो है अपना भोजन स्टार्च के रूप में संचित करके रखता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। हमने आपको बताया था कि कवक जो है वो अपना भोजन किसके रूप में? ग्लाइकोजेन के रूप में संचित करके रखता है। कवक अपना भोजन ग्लाइकोजेन के रूप में संचित करके रखता है। शैवाल अपना भोजन स्टार्च के रूप में संचित करके रखता है। जो अपना ब्रायोफाइटा है वो भी अपना भोजन स्टार्च के रूप में स्टोर करके रखता है। ठीक है, इसमें 2 प्रकार का जनन होता है। एक तो आपका सेक्सुअल होगा और दूसरा आपका विखंडन से होगा। ठीक है, 2 प्रकार का जनन होता है ब्रायोफाइटा में, लैंगिक और कायिक, दोनों प्रकार का इसमें प्रजनन होता है। और जो एक और क्वेश्चन पूछा जाता है
कि जो कोस्ट ब्रायोफाइटा की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती। तो आप याद रखिएगा जो ब्रायोफाइटा होगा उसकी जो कोशिका भित्ति होगी वह आपकी सेलुलोज की बनी होगी। बहुत ही यहां से प्रश्न आने की संभावना बनी होती है, इसलिए आप लोग इसको याद रखेंगे। अगर आगे की बात करें तो आगे हमारा है तीसरा ट्रेकियोफाइटा। हमने थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और उसके बाद हम लोग ट्रेकियोफाइटा की बात कर रहे हैं। और ये किस जगत की बात हो रही है, यहाँ पर पादप जगत की बात हो रही है। सबसे पहले तो आपको किंगडम क्लियर होना चाहिए कि कौन से किंगडम की चर्चा हो रही है और किस किंगडम के कौन कौन से पार्ट है, इसकी भी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, पहला अपना ट्रेकियोफाइटा। देखिए जो ट्रेकियो जिसमें पादप में भोजन में जल संवहन के लिए पूर्ण तंत्र पाया जाता है। हमने देखा भी कि जो ब्रायोफाइटा था उसमें संवहन तंत्र नहीं था, जो उसमें ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो था वो नहीं था, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं था। लेकिन जो आपका ट्रेकियोफाइटा होगा जिसमें जिस पादप में भोजन तथा जल संवहन के लिए पूर्ण तंत्र, भोजन भी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए उसमें सिस्टम होगा और वाटर भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए उसमें क्या होगा, सिस्टम होगा, उसको हम लोग ट्रेकियोफाइटा पूछते हैं। यहीं से एक प्रश्न बिहार एसएससी के सीजीएल के मेंस में पूछा गया था कि बताइए कि जो आपका ट्रेकियोफाइटा है उसमें कौन कौन सा संवहन तक पाया था, भोजन और जल, और तीसरा ऑप्शन था इनमें से दोनों, और चौथा ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं, और कई बच्चों ने उसका आंसर गलत किया था। आप याद रखेंगे कि ट्रेकियोफाइटा में भोजन और पादप, जल और संवहन दोनों उसमें जो है आपका संपूर्ण तंत्र पाया जाता है। ठीक है, और उसे क्या बोलते हैं हम लोग, तीन पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला आपका ट्रेकियोफाइटा को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला आपका टेरिडोफाइटा, दूसरा आपका अनावृत बीजी और तीसरा आपका आवृत बीजी। ठीक है, ट्रेकियोफाइटा को कहां कहां बांटा गया है, आपका एक है आपका टेरिडोफाइटा, दूसरा आपका अनावृत बीजी और तीसरा है आपका आवृत बीजी। अगर इसको समझा जाए तो सबसे पहले जो टेरिडोफाइटा होता है इसमें आपका जाइलम तथा फ्लोएम दोनों पाया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले ट्रेकियोफाइटा को एक बार आप लोग समझिए कि ट्रेकियोफाइटा क्या है, फिर आपको ये जो पॉइंट्स हैं बहुत आसानी के साथ क्लियर होंगे। देखिए मैंने बताया आपको कि जो ट्रेकियोफाइटा होगा जिस पादप में भोजन व जल संवहन के लिए संपूर्ण तंत्र पाया जाएगा, भोजन और जल को ट्रांसपोर्ट करने का कंप्लीट सिस्टम जिसमें पाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेकियोफाइटा बोलते हैं। तो भोजन को ट्रांसफर करने के लिए जाइलम फ्लोएम जरूरी है और जल को ट्रांसफर करने के लिए जाइलम की आवश्यकता होती है। भोजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए फ्लोएम और जल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जल की रिक्वायरमेंट होती है। ध्यान से समझेंगे कि F फॉर क्या होता है, फूड, F से आपका फूड, और फूड से ही क्या निकलता है, भोजन। तो आप याद रखेंगे, और F से ही क्या होता है, फ्लोएम। तो F फॉर फ्लोएम और F फॉर फूड। तो फूड किससे रिलेट करेंगे आप, फ्लोएम से रिलेट करेंगे। दूसरी बात जाइलम की आती है, जाइलम जे से जल और जे से जाइलम। तो जल किसके लिए, जाइलम के लिए। तो अगर आपसे पूछ दिया जाएगा कि जाइलम किसके संवहन के लिए उत्तरदायी है या फिर फ्लोएम किसके संवहन के लिए उत्तरदायी है, तो आप इसको आसानी के साथ आंसर करेंगे कि जो हमारा फ्लोएम है वो भोजन के लिए और जो हमारा जाइलम है वो जल के संवहन के लिए उत्तरदायी होता है। क्लियर है हमारी बात, यहां तक एक बार इसको देखिए आप लोग, उसके बाद हम लोग आगे की चर्चा को करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसके तीन पार्ट को बहुत आसानी के साथ समझ सकते हैं। चलिए देखिए, ट्रेकियोफाइटा को
तीन पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला आपका टेरिडोफाइटा, दूसरा आपका आवृत बीजी और तीसरा आपका अनावृत बीजी। तो याद रखिएगा जो आपका टेरिडोफाइटा है, टेरिडोफाइटा में बीज नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा बीज नहीं पाया जाता है। मैं लिख देता हूं, बीज नहीं पाया जाता, बीज नहीं पाया जाता है। दूसरा चीज आप याद रखेंगे, इसमें जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है। इसमें शरीर जड़ तथा पत्ती दोनों में क्या होता है, विभक्त तो होता है। अच्छा, उसके बाद आप लोग याद रखेंगे कि जो इसका उदाहरण भी पूछता है, टेरिडोफाइटा का एग्जाम्पल आप याद रखिएगा। टेरिडोफाइटा का एग्जाम्पल आप याद रखेंगे, मार्सेलिया, दूसरा है सिलेजिनाला, सिलेजिनाला, सिलेजिनाला। पहला क्या बताया था हमने आपको, मार्सेलिया बताया था। उसके बाद आप साल्विनिया भी याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे, साल्विनिया। ये दो चीज आप याद रखेंगे, मार्सेलिया, सिलेजिनाला और साल्विनिया। ये तीन आप किसका एग्जाम्पल याद रखेंगे, टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। और इसमें बीज नहीं पाया जाता है, इसमें जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है। और इसका शरीर जो होता है जड़, तना तथा पत्ती तीनों में विभाजित होता है। ठीक है, आइए अगले को देखते हैं हम लोग। दूसरा है हमारा आवृत बीजी। दूसरा हमारा क्या है, आवृत बीजी की बातें यहां पर हो रही। ध्यान देंगे, जो हमारा आवृत बीजी होता है इसमें अंडाशय से नहीं पाया जाता है। इसमें क्या है आपका, अंडाशय से नहीं पाया जाता है। इसमें जो बीज तो होता है लेकिन बहुत छोटा रूप में पाया जाता है। टेरिडोफाइटा में हमने देखा कि बीज पाया ही नहीं जाता है। ठीक है, लेकिन जो आपका अनावृत बीजी होगा इसमें बीज जो है बहुत छोटी रूप में पाया जाता है, नग्न रूप में पाया जाता है। ठीक है, इसमें अंडाशय से क्या होता है, नहीं होता है। ठीक है, ये जो आपका अनावृत बीजी है, अनावृत बीजी को हम लोग क्या बोलते हैं, जिम्नोस्पर्म बोलते हैं। याद रखना, जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। डायरेक्ट आपसे पूछ लेगा, अनावृत बीजी नहीं देके वो डायरेक्ट आपसे जिम्नोस्पर्म ही बोल देगा कि बताओ कि जिम्नोस्पर्म क्या है। तो आप आंसर याद रखेंगे, जो अनावृत बीजी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिम्नोस्पर्म बोलते हैं। ठीक है, इसमें अंडाशय का अभाव होता है। इसमें जो बीज है नग्न रूप में पाया जाता है। यह अधिकांश सजावट योग्य पादप होता है। ये जो होता है आपका सजावट योग्य पादप होता है। इनकी जेबों में सहजीवी कवक पाया था। इनकी जड़ों में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इनके जड़ों में जो है आपका सहजीवी कवक पाया जाता है, जिसे हम लोग माइकोराइजा कहते हैं। और आपको एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, चलिए याद रखिएगा, जो आपका अनावृत बीजी होता है उसमें एक सहजीवी कवक पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइकोराइजा बोलते हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछता है कि लाइकेन क्या है, लाइकेन आपका क्या है। याद रखिएगा, जो आपका लाइकेन होता है वह क्या है, आपका सहजीवी है। वो क्या है, आपका सहजीवी है। वो भी आपका एक सहजीवी कवक माना जाता है। वैसे ही आपका माइकोराइजा है जो कि आपका सहजीवी कवक आपका ये माना
जाता है। ठीक है, इसमें मूसलाधार पाई जाती है। और ये जो होता है आपका बहुवर्षीय तथा काष्ठीय होता है। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिहार एसएससी के में प्री में पूछा गया क्वेश्चन था कि बताइए कि जिम्नोस्पर्म से निकलने वाले लकड़ी का जो पौधे की जो लकड़ी होती है वो काष्ठीय होती है कि नहीं। जितना काष्ठ वाला लकड़ी होगा, जितना काष्ठ वाला लकड़ी होगा वो सबका सब आपका जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत आएगा। जितना काष्ठ वाला लकड़ी होगा, काष्ठ समझ रहे हो, जिसका हम लोग चौखट बनाते हैं, पलंग आपका बनता है, बेड बनता है, चौकी बनता है, ये सब आपका क्या है, काष्ठ वाला लकड़ी है। और वो जो होता है आपका बहुवर्षीय होता है और काष्ठीय होता है, सबका सब आपका अनावृत बीज यानी कि जिम्नोस्पर्म में आता है। और एक चीज अगर आप ध्यान से सोचोगे तो आपको याद पड़ेगा कि जितना काष्ठ वाला लकड़ी है, जितना काष्ठ वाला पेड़ है, वो सब पेड़ में बीज बहुत छोटा होता है। बीज क्या होता है, या तो छोटा होगा या फिर नहीं होता है, दोनों में से कोई एक काम। अगर बीज होगा भी तो बहुत छोटा होगा, या फिर क्या होगा, उसमें क्या होगा, नहीं होगा, दोनों में से कोई एक काम होगा। क्लियर है। इसमें माइकोराइजा पाया था, इसमें मूसलाधार पाई जाती है। मूसलाधार क्या होती है, पाई जाती है। क्लियर है हमारी बात। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जिम्नोस्पर्म की मेवा किसको कहते हैं, लिख लीजिए यहीं पर, जिम्नोस्पर्म की मेवा। जिम्नोस्पर्म की मेवा किसको कहा जाता है, ये क्वेश्चन भी आपसे कई बार पूछा गया। जिम्नोस्पर्म की मेवा याद रखेंगे, चिलगोजा को कहते हैं। जिम्नोस्पर्म की मेवा चिलगोजा को कहा जाता है। क्लियर हमारी बात। जिम्नोस्पर्म की मेवा किसको कहते हैं हम लोग, चिलगोजा को कहते हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज और आप याद रखिएगा, इसमें जो परागन होता है वो हवा के द्वारा आता है। जिम्नोस्पर्म में परागन जो होता है वो आपका हवा के द्वारा होता है। और हवा के द्वारा परागन को हम लोग क्या बोलते हैं, एनीमोफिली बोलते हैं। ठीक है ना, हवा के द्वारा परागन को एनीमोफिली बोला जाता है। क्लियर है हमारी बात। अगर इससे अगर हम लोग आगे बढ़े तो तीसरा है हमारा आवृतबीजी। इसमें क्या होगा, इसमें जो होगा आपका याद रखना, इसमें जो होता है आवृत बीजी, इसको हम लोग एंजियोस्पर्म कहते हैं। सबसे पहले तो यही पूछ लिया कि आवृत बीजी को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एंजियोस्पर्म बोलते हैं। ठीक है ना। और ध्यान देना, हम लोग किसकी चर्चा कर रहे थे, हम लोग टेरिडोफाइटा की चर्चा, ट्रेकियोफाइटा की चर्चा कर रहे थे। ट्रेकियोफाइटा को 3 पार्टों में बांटा गया, टेरिडोफाइटा, अनावृत बीजी और आवृत बीजी। टेरिडोफाइटा में बीज नहीं पाया जाता है। जो आपका अनावृत बीजी जिम्नोस्पर्म है उसमें बीज पाया भी जाता है तो बहुत छोटा नग्न रूप में बीज पाया जाता है। और जो आपका आवृत बीजी होगा इसमें जो आपका बीज है वो पाया जाता है। इसमें बीज के ऊपर क्या हो जाएगा, आपका खोल भी पाया जाएगा। ये फल के अंदर क्या होता है, बंद होता है। इसमें संवहन उत्तक भी पाया जाता है। यह आपका मृत बीजी होता है, सहजीवी होता है और आपका परजीवी होता है। ठीक है। अब आइए, आवृत बीजी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। आवृत बीजी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। बच्चे यहां से बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक बीजपत्री क्या होता है, द्विबीजपत्री क्या होता है। मेरी बात ध्यान से सुनो, आज के बाद ये आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है। बायोलॉजी पढ़ने का एक तरीका याद रखना, रटने के बजाय समझने का प्रयास करो, रिलेट करने का प्रयास करो, आप आसानी के साथ उसको याद कर सकते हो। देखिए, आपने कई बार पढ़ा होगा एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, और जब भी आपको ऑप्शन देता है बच्चा के ए का बी का सी मार के चलाता है, और 100 में से 8-10 बच्चे ही सही कर पाते हैं, 90% बच्चों का गलत हो जाता है। यहां से ध्यान रखिएगा इस बात को, मैं आपको बता रहा हूं कैसे इसको हम लोगों को टैकल करना है। जो हमारा एक बीजपत्री होता है, द्विबीजपत्री है, किताब में जो डिफिनीशन दिया हुआ है उसको साइड में कर दो। ठीक है, जो किताब में डिफिनीशन दिया हुआ है उसको साइड में कर दो, अपना देसी जुगाड़ लगाओ। सबसे पहले जो आपका एक बीजपत्री होता है जिसमें जड़ जो होगा वो कम होगा या फिर नहीं होगा, ध्यान रखना। एक बीजपत्री का बुक में क्या डिफिनीशन रखा है उससे कोई मतलब नहीं, आपको इतना याद रखना है
कि जो एक बीजपत्री होगा उसमें आपका जड़ जो होगा या तो वो कमजोर होगा, कम मात्रा में होगा, दोनों में से ही एक काम होगा। एग्जाम्पल देखो, ध्यान देना। सबसे पहले घास, घास में जड़ होता है, कितना बड़ा होता है आपको खुद पता है, यानी कि या तो बहुत छोटा है या फिर बहुत कमजोर है। घास हो गया। देखिए बांस का भी, देखिए बांस का भी जड़ आपका कोई ज्यादा मजबूत नहीं होता है, ठीक है, छोटा ही होता है, ठीक है ना। अगर आगे देखोगे तो गन्ना, गन्ना का जड़ देख लो आप। अनाज का कोई भी अनाज ले लो, गेहूं हो, चावल हो, कुछ भी हो, उसका जड़ ले लो आप। केले का जड़ ले सकते हो, प्याज का जड़ ले सकते हो, आर्किड का जड़ ले लो और लिली का जड़ ले लो। देखो इन सब दिए गए जितने भी ऑप्शन, घास, बांस, गन्ना, अनाज, केला, लिली, प्याज, आर्किड, आप आलू को भी ले सकते हो, आलू भी आ सकता है उसमें। ये सब आपका क्या है, एक बीजपत्री है, यानी कि इसमें जड़ जो होता है कमजोर होता है, छोटा होता है। तो लिख लीजिए एक बीजपत्री में, एक बीजपत्री में, एक बीजपत्री में सबसे पहले लिख लेना कि जड़ जो होगा छोटा, कमजोर होता है। ध्यान दीजिएगा, जड़ जो होगा आपका छोटा होगा और कमजोर होगा। लेकिन जो द्विबीजपत्री है, द्विबीजपत्री मोटे लकड़ी वाले पेड़, मसाले के पेड़, दालों वाले पेड़, अब इन पेड़ों को देखो, मोटे लकड़ी वाले कोई भी जो पेड़ है, आम का पेड़ हो, शीशम का पेड़ हो, चाहे कोई भी पेड़ हो, उसका जड़ देखो कितना बड़ा बड़ा, पीपल का जड़ देखो कितना बड़ा बड़ा जड़ होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो मसाला है, कोई भी मसाला का पेड़ ले लो, लौंग का, लौंग भी आपका मसाला है, चीनी फल, ठीक है ना, ये सब आपके, दालचीनी, ये सब क्या है आपका मसाला है, ठीक है। कोई दलहनी पेड़ ले लो आप, इसका पेड़ ले लो आप, सिर्फ सिंपल रहर का पेड़ आप देखते हो जिसमें रहर का दाल होता है, उसका पेड़ ले लो, उसका अगर आप जड़ देखिएगा वो भी बहुत ज्यादा मजबूत होता है, वो कमजोर नहीं होता। तो याद रखिएगा जिसका जड़ जो होगा ज्यादा बड़ा होगा, मजबूत होगा, वो आपका क्या होगा, द्विबीजपत्री होगा। तो द्विबीजपत्री में लिख लीजिए, द्विबीजपत्री, द्विबीजपत्री में लिख लो कि जड़ मजबूत तथा बड़ा, मजबूत तथा बड़ा होता है, जड़ मजबूत तथा बड़ा होता है। क्लियर है हमारी बात। चलिए, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, और दोनों के बारे में हमने आपको देसी जुगाड़ बताया है। याद रखिएगा जो आपका एक बीजपत्री होगा जिसमें जड़ क्या होगा, छोटा होगा, कमजोर होगा, और जो द्विबीजपत्री होगा उसका जड़ जो होगा मजबूत होगा, बड़ा होगा। क्लियर है। आगे आइए, आगे हमारा है जंतु जगत। हमने किस किस चार जगत को पढ़ लिया। सबसे पहले कवक, उसके बाद हमने पढ़ा मोनेरा, प्रोटिस्टा और प्लांट। हमने इन चार जगत को पढ़ा, ठीक है। अब हमारा अंतिम जगत है कौन सा, जंतु जगत, जिसमें हम लोग आते हैं, जिसमें हम लोग, मनुष्य भी आता है। कौन सा जगत में मनुष्य आता है आपका, जंतु जगत में आता है। और जंतु जगत और पादप जगत में सबसे पहला एक डिफरेंस याद रखिएगा, जो आपका जंतु जगत होता है उसमें कोशिका भित्ति नहीं होता है। जंतु जगत में कोशिका भित्ति, सेल वाल नहीं पाया जाता है, और पादप जगत में जो आपका सेल वाल है वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है। पादप जगत में सेल वाल उपस्थित होता है, कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। जंतु जगत में कोशिका भित्ति जो है वो उपस्थित नहीं होती है। सबसे पहले यही है कि इसमें कोशिका भित्ति क्या होता है, अनुपस्थित होता है। यह बस बहुकोशिकीय होता है, यूकैरियोटिक होता है। यूकैरियोटिक को हम लोग पढ़ना है, लेकिन हमने आपको कल एक चीज बताई थी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में। याद करिए कि जो आपका प्रोकैरियोटिक होगा, डेवलपमेंट से पहले का कहानी है, विकास से पहले की कहानी को हम लोग, या फिर अपूर्ण डेवलपमेंट, इनकम्प्लीट डेवलपमेंट की स्टोरी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक, विकास से पहले की कहानी। और
जो हमारा विकास के बाद कहानी, आफ्टर डेवलपमेंट की जो स्टोरी है, आप या फिर कंप्लीट डेवलपमेंट की बाद की जो स्टोरी होगी, वो हमारा यूकैरियोटिक में आता है। और हम लोग क्या है भाई, मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक है। हम लोग क्या है, हम लोग मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक होते हैं। क्लियर है हमारी बात? चलिए, बहुकोशिकीय जंतुओं को क्या कहता है? मेटाजोआ कहा जाता है। एक बार ये आपके प्रश्न में आया भी है कि बहुकोशिकीय जंतु को क्या कहा जाता है। याद रखिएगा, बहुकोशिकीय जंतुओं को मेटाजोआ कहा जाता है। क्लियर है हमारी बात? जंतु जगत का वर्गीकरण, जंतु जगत को कई भागों में विभाजित किया गया। जंतु जगत में दो भाग आते हैं, याद रखिएगा, एक आपका प्रोटोजोआ, दूसरा आपका मेटाजोआ। ठीक है, प्रोटोजोआ और मेटाजोआ। तो प्रोटोजोआ सब किंगडम जो है, प्रोटोजोआ सब किंगडम में आपका अमीबा, एस्चेरिचिया कोलाई, यूग्लिना और प्लाज्मोडियम आता है। और यहीं से एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था कि बताइए कि अमीबा क्या है। आपका ऑप्शन था जीवाणु, विषाणु, कवक या फिर प्रोटोजोआ। देखिए एग्जामिनर ने आपको कैसे आपके साथ गेम खेला था। आपको दिया था कि अमीबा क्या है, आपको देगा एस्चेरिचिया कोलाई क्या है, आपको देगा कि यूग्लिना क्या है, आपको देगा कि प्लाज्मोडियम क्या है, और आपको ऑप्शन देगा जीवाणु, विषाणु, कवक या फिर प्रोटोजोआ। आपका आंसर होना चाहिए ये आपका क्या है, प्रोटोजोआ। ठीक है, मेटाजोआ हमने बताया कि मेटाजोआ क्या है, बहुकोशिकीय जंतुओं को क्या कहता है, मेटाजोआ कहा जाता है, जो कि आप लिख भी लेंगे कि बहुकोशिकीय बहुकोशिकीय जंतुओं को मेटाजोआ कहा जाता है। मेटाजोआ, मेटाजोआ कहा जाता है। क्लियर है? बहुकोशिकीय जंतुओं को मेटाजोआ कहा जाता है। मेरी बात यहां तक क्लियर है? चलो आगे देखो, दूसरा है प्रोटोजोआ। मेटाजोआ को कई पार्ट में डिवाइड किया गया। मेटाजोआ को आपको कई पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला आपका है पेरीफेरा, ठीक है, दूसरा आपका है दूसरा है आपका पेरीफेरा, दूसरा है आपका मेटाजोआ। तो सबसे पहले हम लोग पोरीफेरा के बारे में पढ़ेंगे। पोरीफेरा हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, संघ पोरीफेरा की चर्चा करेंगे। ये किस में आता है, मेटाजोआ में आता है। और मेटाजोआ में जो पोरीफेरा है, देखो एक बार इसको ध्यान से लिख भी लो ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, मेटाजोआ लिखेंगे, मेटाजोआ, मेटाजोआ ये क्या है, बहुकोशिकीय जंतुओं को क्या कहते हैं हम लोग, मेटाजोआ कहते हैं। इसको कई पार्ट में डिवाइड किया गया, इसको हम लोग ने कई पार्ट में डिवाइड किया है। एक है आपका पोरीफेरा, दूसरा है आपका पोरीफेरा, उसके बाद है आपका सिलेंट्रेटा, तीसरा है आपका टीनोफेरा, उसके बाद है आपका प्लेटीहेल्मिन्थीज। लिखिए, सबसे पहले लिख लीजिएगा पोरीफेरा, पोरीफेरा। दूसरा लिख लेना आप कि टीनोफेरा, दूसरा की लिख लेना टीनोफेरा। तीसरा लिख लेना है आप सिलेंट्रेटा। तीसरा लिख लीजिएगा सिलेंट्रेटा। चौथा लिख लेना, चौथा लिख लेना है आप, चौथा लिख लेंगे कि टीनोफेरा हो गया। उसके बाद प्लेटीहेल्मिन्थीज, प्लेटीहेल्मिन्थीज। ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थीज।
चलिए इन सब को हम लोग एक एक करके स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमारा क्या था, पोरीफेरा, जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। पोरीफेरा में आप याद रखेंगे कि जो इस संघ का सदस्य है उसको हम लोग स्पंज कहते हैं। यहां से एक बार क्वेश्चन आया था एसएससी के सेट में कि किस संघ के सदस्य को हम लोग स्पंज कहते हैं। आपको आंसर था सिलेंट्रेटा, पोरीफेरा, टिनोफेरा या फिर प्लेटीहेल्मिन्थीज, और आपका आंसर सही आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा पोरीफेरा, इसका सही आंसर हो जाता है। क्लियर है हमारी बात कि पोरीफेरा के सदस्य को क्या बोलते हैं हम लोग, स्पंज बोलते हैं, जिसका एग्जाम्पल है आपका साइकॉन या फिर स्पंजिला। और ये आप याद रखेंगे कि पोरीफेरा के सदस्य को क्या कहते हैं, स्पंज कहते हैं, और एग्जाम्पल आपका याद रखिएगा साइकॉन और स्पॉन्जिला। ये क्या है, आपके एक प्रकार के स्पंज होते हैं। ठीक है, इसका लक्षण क्या होता है कि इसके शरीर पर कंकाल पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है, कंकाल पाया जाता है। इसमें केनाल सिस्टम पाया जाता है, जिसे हम लोग स्पंज गुहा कहते हैं। और इसमें जो पाचन होता है वह होता है अंतःकोशिकीय, इंटरसेलुलर पाचन इसमें होता है। इसमें लैंगिक तथा अलैंगिक दोनों जनन होता है, सेक्सुअल और नॉन सेक्सुअल दोनों प्रकार का इसमें जनन होता है। क्लियर है हमारी बात, इसको ध्यान से देखिए, फिर हम आगे की चर्चा को स्टार्ट करते हैं। देख लिया आपने, चलिए देखिए एक बारी। चलो आगे की चर्चा की जाए। ये हमारा कौन सा हो गया, पोरीफेरा संघ की बात हो गई। आगे देखिए, पोरीफेरा हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखेंगे किसको हम लोग देख रहे हैं, उसके बाद हम लोग देख रहे हैं सिलेंट्रेटा संघ को। देखिए सिलेंट्रेटा संघ में क्या है, सिलेंट्रेटा संघ में आपको क्या क्या याद रखना है। देखिए कि इसके शरीर पर आकृति जो होती है वो बेलनाकार या फिर छतरीनुमा होती है। इसके सिलेंट्रेटा संघ में जो पाया जाता है उसकी जो आकृति होती है बेलनाकार या फिर छतरीनुमा होगी। इसका एग्जाम्पल अगर आप देखिएगा तो एक है आपका फाइसेलिया, दूसरा है आपका एंडीसिया, तीसरा है आपका हाइड्रा और चौथा है आपका अरेलिया। और यहां से दो चीज तो आप याद रखना, ऐसे तो चारों याद रखना है, लेकिन हाइड्रा और एरेलिया को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये, यहां से पूछा गया है क्वेश्चन आपसे। हाइड्रा और अरेलिया के बारे में कई बार आपसे प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और क्या क्या पूछे गए हैं उसको आप लोग देखिए। सिलेंट्रेटा संघ के बारे में देखिए, जो आपका सिलेंट्रेटा संघ होता है, ठीक है ना, जो आपका सिलेंट्रेटा संघ होता है इसको हम लोग निडेरिया और टिनोफेरा दो संघों में विभाजित होता है, समझे। सिलेंट्रेटा संघ में कौन कौन सा आता है, इसमें ज्यादातर जलीय जीव आता है, इसमें जो होगा आपका जलीय जीव आएगा। ठीक है, इनके शरीर की जो आकृति होती है वो कैसी होती है, बेलनाकार या फिर छतरीनुमा होती है। इसके शरीर की आकृति बेलनाकार या फिर छतरीय होती है। इसके कोशिका में ये श्रम विभाजन होता है, यानी कि इसमें कोशिका में क्या होता है, श्रम विभाजन आपका होगा। ठीक है ना, और काइटन और कैल्शियम का इनका जो होता है बाह्य कंकाल, इसका एक्सटर्नल एक्सकेलेटन जो बना होता है वो काइटिन का या फिर कैल्शियम का बना होगा। क्लियर है, तो ये हमारा हो गया सिलेंट्रेटा संघ। उसके बाद देखिए टिनोफेरा, टिनोफेरा जो कि ज्यादातर समुद्री जंतु, इसमें ज्यादातर समुद्री जंतु पाया जाता है। देखिए जलीय जीव और समुद्री जंतु में अंतर है। ठीक है, जो जल यानी कि कहीं भी आपका पाया जाएगा वो सिलेंट्रेटा, और जो टिनोफेरा होता है ज्यादातर वो समुद्री जीव इसमें पाया जाता है, समुद्र में रहने वाले जीव ज्यादातर इसमें पाए जाते हैं। क्लियर है हमारी बात, ये कौन सा है आपका टिनोफेरा। इसका एग्जाम्पल देखेंगे समुद्री एनिमोन और कॉम्बजोली, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, यहां से भी ये हाईलाइटेड प्रश्न है जो कि हमने आपको शॉर्ट फॉर्म में अरेंज करवाया है। क्लियर है हमारे। टिनोफेरा के लक्षण की अगर बात किया है
तो टीलोफेरा में जो होता है फ्लैजिला आता है। इसमें क्या आता है आपका, ये मुक्त तैराक होता है, फ्री रूप से क्या कर सकता है, स्विमिंग कर सकता है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो फ्रीली स्विम कर सकता है उसको हम लोग फ्लैजिला बोलते हैं। जो मुक्त रूप से तैराकी कर सकता है उसको फ्लैजिला बोला जाता है। क्लियर है हमारी बात? अच्छा, इसमें एक और चीज आप लोग याद रखेंगे कि यह इसमें लेयर जो होगा डबल लेयर होता है, द्विस्तरीय होता है। यह आपका द्विस्तरीय होता है, ठीक है। इनका जो शरीर होगा पारदर्शी होगा, यानी कि ट्रांसपेरेंट भी होगा और सॉफ्ट भी होगा, ठीक है। चलिए, याद हो गया आप लोगों को। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग प्लेटीहेल्मिन्थीज की बात करें। चौथा है हमारा प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज इस जिसमें आपका चपटा कृमि आता है। याद रखना, प्लेटीहेल्मिन्थीज और निमोटोडा दो चीजें हैं और दोनों में आपका वर्म आता है। एक में आपका चपटा वर्म आता है और दूसरे में आपका गोल राउंड वर्म आता है। तो याद रखिएगा, गोल कृमि आपका निमोटेडा और चपटा कृमि आपका प्लेटीहेल्मिन्थीज में आता है, ठीक है। अगर प्लेटीहेल्मिन्थीज की बात की जाए तो जो आपका प्लेटीहेल्मिन्थीज होगा, इसमें क्या होता है, ये जो होता है ज्यादातर परजीवी होता है और कुछ इसमें से रोग उत्पन्न करने वाला भी होता है, ठीक है ना। अच्छा, याद रखिएगा, ये अपना पोषण जो है चूस के करता है। ये कैसे करता है अपना भोजन? चूस के, यानी सक करके, किसी भी चीज को सक करके वो क्या करता है आपका, वो चूषण करता है। जैसे कि आप केचुआ, केचुआ क्या करता है, चूस करके ही अपना क्या करता है, वो भोजन को करता है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो होता है इनकम्प्लीट डाइजेशन सिस्टम होता है, इसमें पूरा पाचन तंत्र नहीं होता। इसमें जो होता है आधा या फिर अधूरा पाचन तंत्र होता है। इनकम्प्लीट डाइजेशन सिस्टम इसमें पाया जाता है। ये जो होता है आपका द्विलिंगी होता है, यानी कि दोनों लिंग होता है इसमें एक ही चीज में, जिसमें क्या होता है इंटरनल निषेचन होता है। इसमें क्या होता है, इंटरनल निषेचन होता है। और इसका एग्जाम्पल है चपटे कृमि, जिसको हम लोग केचुआ भी बोलते हैं। क्लियर है? आगे आइए देखिए, निमोटेडा संघ की बात की जाए। निमोटेडा संघ की अगर बात की जाए तो निमोटेडा संघ में आप लोग याद रखेंगे कि जो हमारा निमोटेडा है, वो जो नेमोटिडा है वो क्या करता है, नेमोटिडा संघ जिसमें गोल कृमि और ब्यूचेरिया आता है। गोल कृमि और ब्यूचेरिया ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चपटा कृमि प्लेटीहेल्मिन्थीज में, निमोटिडा में गोल कृमि और बिचोरिया आता है, वो भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से। एनेलिडा में याद रखिएगा, एनेलिडा में कि एनेलिडा संघ जो होता है, जो एनेलिडा होता है ये जो आपका स्वच्छ जल में पाया जाएगा, समुद्री जल में ही पाया जाएगा और धरती, तीनों पर पाया जा सकता है। जो एनेलिडा संघ है ये आपका स्वच्छ जल यानी कि कहीं तालाब वगैरह में ही पाया जा सकता है, ये आपका समुद्री जल में भी पाया जाएगा, धरती पर भी पाया जाता है। इसके शरीर लंबे होते हैं, इसके शरीर जो होता है दोनों लेयर वाला लंबा शरीर होता है। क्लियर है हमारी बात? अगर आगे अगर आपको याद रखना है तो याद रखिएगा कि इसका एग्जाम्पल आप याद रखिएगा कि इसका एग्जाम्पल है आपका नेरिस, कछुआ और जोक। नेरिस, केचुआ और जोक, ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और चीज आप याद रखिएगा कि जो एनेलिडा संघ होता है इसका लक्षण क्या होता है। ये क्या होता है, इसमें आपका यह मुख्यतः जलीय जीव होता है। जो आपका एनेलिडा संघ है वो आपका मुख्यतः जलीय जीव होता है। इसमें पूर्ण विकसित पाचन तंत्र पाया जाता है। नेरिस हो गया, कछुआ हो गया, जोक हो गया, इसमें जो है आपका ये इसमें क्या होता है, इसमें आपका पूर्ण रूप से पाचन तंत्र पाया जाता है। और इसमें किडनी भी, उत्सर्जन हेतु किडनी पाया जाता है। इसमें किडनी पाया जाता है, क्या पाया जाता है, वृक्क पाया जाता है। वृक्क पाया जाता है। क्लियर है? चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो ये है हमारा आर्थ्रोपोडा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन आपका आया हुआ है। आर्थ्रोपोडा से आपका क्वेश्चन आया हुआ है, एक बार इसको देखेंगे हम लोग, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे।
आर्थ्रोपोडा में क्या क्या आपको याद रखना है, सबसे पहले तो इसका एग्जाम्पल याद रखना है। आर्थ्रोपोडा सबसे पहले आपको इसका एग्जाम्पल याद रखना है कि मधुमक्खी, रेशम कीट, मच्छर, बिच्छू, झींगा, केकड़ा, तेलचट्टा या फिर कनखुजरा, ये सब का सब आर्थ्रोपोडा में आया जाता है और ये सबसे बड़ा जंतु संघ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से इसका ट्रिपल लेयर शरीर होता है और यह सबसे बड़ा जंतु संघ है। यह सबसे बड़ा जंतुओं का संघ अगर आपसे पूछा जाएगा, याद रखिएगा आर्थ्रोपोडा। और एक पॉइंट आपसे और पूछा जाता है कि सबसे बड़ा अकशेरुकी संघ कौन सा है, सबसे बड़ा अकशेरुकी जंतु संघ कौन सा है, याद रखेंगे वो है आपका मोलस्का। तो आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में बस एक डिफरेंस है, याद रखेंगे। सबसे बड़ा संघ पूछा गया तो याद रखिएगा आपका आर्थ्रोपोडा, और सबसे बड़ा अकशेरुकी संघ अगर आपसे पूछा जाए मोलस्का। जिसको कंफ्यूजन है एग्जाम्पल में देख लो, एग्जाम्पल कि मान लीजिए देखिए एग्जाम्पल के तौर पर इसको समझिए आर्थ्रोपोडा और मोलस्का को, ठीक है, कि इसमें क्या क्या होता है। मान लीजिए आपके पास टोटल कितना जंतु था, 100 जंतु था, 100 जंतु था, 100 जंतु को 10 संघ में डिवाइड किया गया। तो किसी में 20 परा, किसी में आपका 20 परा, किसी में 5 परा, किसी में 8 परा, किसी में 40 परा, किसी में 10 परा, मान लो ऐसा करके कुछ आपका आ गया। 40 20 60 10 70 13 83 और 17, मान लो ये 7 संघ था जिसमें से, अच्छा इन 7 संघों में से किसी में अगर कशेरुकी और अकशेरुकी, किसी में 3 आया है, किसी में 5 आया है, किसी में 2 आया है, किसी में 3 आया है, किसी में आपका 1 आया है, किसी 7 आया है, किसी में देख लो 32 आया है, 8 आया है, और किसी में आपका 2 8 आया है, और किसी में देख लो किसी में आया है 2 और किसी में आया है 15। अब देखिए ये क्या है कशेरुकी और ये क्या है अकशेरुकी। अब यहां से एक चीज देखिएगा कि अगर आपसे सबसे बड़ा संघ पूछा जाएगा तो ये 40 वाला हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका आर्थ्रोपोडा। ये क्या है आपका आर्थ्रोपोडा, सबसे बड़ा संघ पूछा तो आर्थ्रोपोडा। अब देखिए ये क्या है आपका कशेरुकी और ये है अकशेरुकी, ये है आपका कशेरुकी और ये है आपका अकशेरुकी। मैं आपको एक कलर कर देता हूं तो आपको आसानी के साथ समझ में आ जाएगा। ये जो रेड कलर से हमने बनाया है ये क्या है आपका कशेरुकी, लिख भी देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है। और ये जो ब्लू कलर का हमने किया है राउंड शेप, देखना ये ब्लू कलर वाला ये क्या है आपका अकशेरुकी। ये क्या है आपका अकशेरुकी है। क्लियर है हमारी बात। अब यहां से देखिए अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे बड़ा संघ, तो ये 40 वाला यानी कि ये तो आर्थ्रोपोडा हो गया। लेकिन अगर आपसे सबसे बड़ा अकशेरुकी संघ पूछा जाए तो देखिए अकशेरुकी संघ किसमें है, देखो 40 सबसे आर्थ्रोपोडा में है, लेकिन अकशेरुकी कितना है उसमें 8 ही है, लेकिन देखो 17 है लेकिन उसमें 15 है अकशेरुकी। तो सबसे बड़ा संघ कौन सा हो जाएगा अकशेरुकी का, ये हो जाएगा आपका मोलस्का। और यही जो मोलस्का होता है आपका सबसे बड़ा अकशेरुकी संघ होता है। क्लियर है हमारी बात। इसका एग्जाम्पल भी याद रखना है आप लोगों को कि मोलस्का, सिपिया, काइटन और ऑक्टोपस। ये भी पूछा गया है कि ऑक्टोपस किस संघ में आता है, मोलस्का संघ में आता है। सिपिया किस संघ में आता है, मोलस्का संघ में आता है। पाइला किस संघ में आता है, आपका मोलस्का संघ में ही आता है। और लास्ट है हमारा इकाइनोडर्मेटा। ये हमारा लास्ट कौन सा है, इकाइनोडर्मेटा। जो आपका इकाइनोडर्मेटा होता है, जो आपका इकाइनोडर्मेटा होता है वो आप जिसमें आपका स्टारफिश, समुद्री आर्चिन,
फन स्टार और ब्रिटल स्टार आता है। इकाइनोडर्माटा सीधा सीधी आपको याद रखना है कि ये समुद्र में पाए जाने वाले, इसमें ज्यादातर 99% से ज्यादा आपका समुद्री जीव पाया जाता है। इसमें 99% से ज्यादा आपका समुद्री जीव पाया जाता है। क्लियर है हमारी बात यहां तक आपको? चलिए अब आइए हम देखते हैं कि इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं कि जो कशेरुकी होते हैं उनको 5 भागों में विभाजित किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक याद रखेंगे। इसके बारे में ये क्या है आपका इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले एक चीज आप देखिएगा कि कशेरुकी को 5 भागों में बांटा गया, मत्स्य वर्ग, उभयचर वर्ग, सरीसृप वर्ग, पक्षी वर्ग और स्तनधारी वर्ग। कशेरुकी को 5 भागों में बांटा गया। सबसे पहला मत्स्य, दूसरा उभयचर, तीसरा आपका पक्षी, चौथा आपका सरीसृप और पांचवा आपका स्तनधारी। ये आपको कशेरुकी के 5 वर्ग है। इनके बारे में अगर एक चीज आप याद रखेंगे तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि इसमें एग्जाम्पल क्या है और इसमें हृदय में कितने कक्ष होते हैं, हृदय में कितने कक्ष होते हैं ये भी आपको याद रखना। सबसे पहले देखिए अगर मत्स्य वर्ग का बात किया जाए तो इसमें हार्ट में 2 ही कक्ष होता है। इसको ध्यान से याद रखिएगा। जो अगर कोई मत्स्य जीव है उसमें हार्ट में कितना लेयर होगा? 2 जीव होगा। हम लोग किस में आते हैं? स्तनधारी में आते हैं। स्तनधारी में कितना लेयर होता है हार्ट का? 4 लेयर होता है। और ये कौन कौन सा होता है किसी को पता है? नहीं पता है, याद रखिए। स्तनधारी में जो 4 लेयर होते हैं, 2 आपका बायां अलिंद और 2 आपका बायां निलय। अलिंद और निलय, 2 आपका बायां अलिंद हो गया और 2 आपका बायां निलय होगा। यही आपका 4 कोष्ठ होता है जो कि स्तनधारी के हृदय में पाया जाता है। क्लियर है हमारी बात? चलिए तो ये स्तनधारी की बात हो गई। स्तनधारी का एग्जाम्पल भी आपको याद रखना है, कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य, चमगादड़। सबका सब क्या है? ये आपका स्तनधारी है और स्तनधारी के हृदय में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। स्तनधारी के हृदय में आपके कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। चलिए अगर उससे आगे की चर्चा करें, अगर हम लोग उससे आगे की चर्चा को करें तो याद रखिएगा जो पक्षी वर्ग है उसमें भी आपका 4 कोष्ठ पाया जाता है, गोरैया, कौवा, पक्षी और ऑस्ट्रिच। देखिए स्तनधारी और पक्षी आप इसको जोड़े में ख्याल रखेंगे। टोटल 5, उसमें से स्तनधारी और पक्षी होगा उसमें 4-4 कक्ष पाया जाता है। स्तनधारी और पक्षी दोनों में 4-4 कक्ष पाए जाते हैं। और जो आपका सरीसृप और उभयचर होगा उसमें आपका 3-3 कक्ष पाए जाते हैं। सरीसृप, उभयचर 3-3 कक्ष, स्तनधारी और पक्षी 4-4 कक्ष, और जो हमारा लास्ट में बचा मत्स्य, मछली, जिसमें आपका 2 लेयर पाया जाता है। तो आइए इसका एग्जाम्पल भी देखते हैं। सबसे पहले मत्स्य का एग्जाम्पल है आपका मेरिडियन, विद्युत रे, डॉग फिश। ठीक है, इसमें कक्ष की संख्या 2। ठीक है, अगर उभयचर, उभयचर का मतलब हो गया जो जल और स्थल दोनों पर निवास करता। उभयचर का मतलब क्या होता है? जो जल और स्थल दोनों पर निवास कर सकता हो। क्लियर है हमारी बात? और इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा, हाइला, मेढक, सेलामेंडर, ये सब क्या है? आपका उभयचर है। और उभयचर और पक्षी में 3, ठीक है, सॉरी, उभयचर और सरीसृप में 3, कल तो उभयचर और सरीसृप में आपका 3 लेयर, पक्षी और स्तनधारी में 4 लेयर और मछली में आपका 1 लेयर पाया जाता है। क्लियर है हमारी बात? चलिए सरीसृप वर्ग का एग्जाम्पल आपका कौन सा है? ट्रेको छिपकली। ये आपका सरीसृप में और उभयचर में 3-3 लेयर पाया जाता है। पक्षी वर्ग में आपका गोरैया, कौवा, कीवी और स्ट्रीच, और पक्षी वर्ग में जो है आपका 4 लेयर हार्ट में पाया जाता है। और स्तनधारी में भी 4 लेयर पाया जाता है। स्तनधारी के एग्जाम्पल आप लोग कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, इन सब को याद रखिए। क्लियर है हमारी बात? तो ये था आज का हमारा जीवों का क्लासिफिकेशन के बारे में, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा ध्यान से देखिएगा। हम लोग आज किसकी चर्चा से स्टार्ट किए थे? आज हम लोग चर्चा
पादप जगत की चर्चा से हमने इस सेशन को स्टार्ट करा था। पादप जगत को सबसे पहले थैलोफाइटा, उसकी चर्चा हम लोग पिछली क्लास में कर चुके थे। उसके बाद आज हम लोगों ने ब्रायोफाइटा को पढ़ा। जो ब्रायोफाइटा होता है यह पादप जगत का उभयचर माना जाता है, और ये जो है आपका ट्रेडोफाइटा और आपका जो आपका है थैलोफाइटा, इसके बीच की कड़ी को माना जाता है। यह अपना भोजन स्टार्च के रूप में संचित रखता है। इसमें जो जनन होता है सेक्सुअल और कायिक यानी कि विखंडन फ्यूजन के फलस्वरूप होता है। ठीक है, इसकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। ट्रेकियोफाइटा, इसको 3 पार्टों में बांटा गया। एक आपका टेरिडोफाइटा जिसमें बीज नहीं पाया जाता है, दूसरा आपका जिम्नोस्पर्म अनावृत बीजी जिसमें बीज पाया तो जाता है लेकिन बहुत छोटी मात्रा में पाया जाता है। और इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा जिम्नोस्पर्म का, जो जितना कास्ट वाला लकड़ी होगा, कास्ट वाला लकड़ी जैसे शीशम हो गया, आपका सागवान हो गया, सकुआ होगा, ये सब कास्ट वाला लकड़ी है। ये किसमें पाया जाता है? जिम्नोस्पर्म। और जिम्नोस्पर्म की मेवा याद रखिएगा चिलगोजा को कहा जाता है। जिम्नोस्पर्म की मेवा चिलगोजा को बोला जाता है। अगर उससे आगे देखें तो हमारा है एंजियोस्पर्म, और एंजियोस्पर्म जिसमें बीज पाया जाएगा। एंजियोस्पर्म को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक आपका एक बीजपत्री और एक होता है आपका द्विबीजपत्री। और एक बीजपत्री हमने क्या बताया आपको कि एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री का डिफिनीशन जो है आप साइड में रखिए। सिर्फ इतना याद रखिएगा कि जो आपका एक बीजपत्री होता है जिसमें जड़ जो होगा कमजोर होगा और छोटा होगा। ठीक है, जिसमें जड़ होगा वो जड़ कमजोर होगा, छोटा होगा। एग्जाम्पल आपको जितना भी ले सकते हैं, घास हो गया, गन्ना हो गया, बांस हो गया। बांस का भी जड़ देखो कितना छोटा होता है। ठीक है, उसमें जड़ कोई ज्यादा बड़ा उसमें जड़ नहीं होता है। ठीक है, अनाज हो गया, केला हो गया, लिली हो गया, प्याज हो गया, आर्किड हो गया, ये सब क्या है? एक बीजपत्री है। और द्विबीजपत्री जिसका जड़ होगा मोटा होगा और मजबूत होगा। जड़ क्या होगा? मोटा होगा, मजबूत होगा। ठीक है, लंबा भी होगा, ये भी याद रखते हैं। तो ये क्या होगा? आपका द्विबीजपत्री हो गया। उसके बाद हमने देखा किसके बारे में? जंतु जगत के बारे में। और जंतु जगत बहुकोशिकीय जीव होता है, जिसको हम लोग यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय को मेटाजोआ कहते हैं। मेटाजोआ को 9 पार्ट में डिवाइड किया गया। पेरिफेरा, उसके बाद टीनोफेरा, उसके बाद सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, उसके बाद आपका निमेटेडा, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा। आर्थ्रोपोडा से एक चीज याद रखना है कि सबसे बड़ा संघ अगर जंतु संघ पूछा जाएगा तो आर्थ्रोपोडा होगा, और सबसे बड़ा अकशेरुकी संघ पूछा जाएगा तो आपका आंसर मोलस्का होना चाहिए। क्लियर है हमारी बात? ठीक है, क्लियर है हमारी बात? अच्छा, उसके बाद आगे की चर्चा अगर हम लोग करें तो इकाइनोडर्मेटा जिसमें समुद्री मछली पाया जाता है। उसके बाद हमने देखा कशेरुकी संघ को 5 भागों में बांटा गया: मत्स्य, उभयचर, पक्षी, सरीसृप और स्तनधारी। तो जो आपका पक्षी होता है और स्तनधारी होता है उसके हार्ट में 4 लेयर पाया जाता है, और उभयचर और सरीसृप के हार्ट में आपका 3 लेयर पाया जाएगा, और मत्स्य वर्ग में आपका 1-2 लेयर पाया जाता है। तो उम्मीद है आपको ये सीरीज पसंद आया होगा। ठीक है, तो फिर आपसे एक नए लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपका थैंक यू।